नमस्कार साथियों, एक बार पुनः गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मित्रों, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अंतिम कक्षा जो संज्ञा को लेकर जिस बिंदु पर अपने विस्तृत विचार किया, आपको वो क्लास बिल्कुल ही उम्दा लगी होगी और आपके जैसे कमेंट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आपको ये टॉपिक जो है समझ आया है। तो मित्रों, एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक नया बिंदु लेकर, जो इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि सर्वनाम सर्वनाम अर्थात सबका नाम। आज इस बिंदु पर हम विचार करने जा रहे हैं, अर्थात इस बिंदु से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी जो है एक व्याख्यात्मक कक्षा रहेगी। सर्वनाम को लेकर जो कंसेप्ट है उसको बेहतरीन तरीके से बड़ी ही बारीकी से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा को लेकर मैंने बात अंतिम कक्षा में की है, जिसमें हमने देखा है कि जो आपका संज्ञा का पूरा कंसेप्ट था वो तो कुछ क्लियर बिल्कुल हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ जैसे कुछ जो है जिस तरह से बदलाव परिवर्तन होंगे, जैसे कि जो संज्ञा शब्द है भाववाचक से जो है किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में जो तब्दीली हो जाती है, विशेषण से है, सर्वनाम से है, ऐसे कुछ तब्दीलियों वाले क्वेश्चन भी जो है वहां पर क्रिएट होते हैं। उसी की कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पहले रखूंगा, उसके पश्चात जो है हम सर्वनाम को लेकर बात करते हैं। तो लीजिए मित्रों, एक बार हम चलते हैं पुनः संज्ञा की ओर और संज्ञा को लेकर बात करते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बिल्कुल ही उपयुक्त रहने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे मित्रों देखो, ये है संज्ञा में मैंने आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, जो भी जब प्रकार से किस प्रकार से संज्ञा के जो प्रकार है और उन सभी प्रकारों को लेकर अपन बात कर चुके हैं। अब यहां पर बात यह है कि किस तरह से कुछ परिवर्तित जो है संज्ञाएं होती है, वहां पर किस तरह से कौन सी संज्ञा से किस संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मानव। मानव मैंने बताया था आपको कि एक जातिवाचक संज्ञा का जो एग्जांपल रहेगा। अब इसको यदि भाववाचक संज्ञा में तब्दीली करनी हो तो उसके लिए वर्ड बन जाएगा मानवता। मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुत्व, लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन। इस तरीके से हम हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कोई भाववाचक संज्ञा वाला शब्द हो, तो हालांकि ये तो बहुत कम ही एग्जांपल्स है, लेकिन आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी और खोजना है इनको, और भी आने वाली अगली जो प्रश्न से रिलेटेड कक्षाएं होगी उसमें हम इसके और भी बेहतर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो देखो, मानव से मानवता, मित्र से मित्रता और पशु से पशुत्व, लड़का से लड़कपन और बच्चा से बचपन, ये है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। उसी प्रकार से आगे सर्वनाम से भाववाचक बनने वाले शब्द, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन, अहम से अहंकार और पराया से परायापन। ओके मित्रों, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके सामने भाववाचक संज्ञा को लेकर बन सकते हैं, और जो सर्वनाम से बनने वाले शब्द हैं, शब्द से भाववाचक बनने वाले शब्द हैं, और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने वाले शब्द हैं। ये आपके सामने देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। जैसे बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, उदास से उदारता और वीर से वीरत्व। बुरा से बुराई, मीठा से मिठास, ध्यान रखें, उदास से उदारता, वीर से वीरत्व, और फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब ये जो विशेषण से विशेषण शब्द है, ये शब्द विशेषण है, और इसी के द्वारा भाववाचक शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा जो है किस प्रकार से बन सकती है, वो ये आपके सामने बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर एक क्रिया से भाववाचक, खेलना से खेल, लूटना से लूट, जीतना से जीत, चढ़ना से चढ़ाई और बनाना से बनावट। ठीक है मित्रों, फिर देखिए एक देख लें आप एक बार, फिर अपन चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर। आशा है मित्रों बिल्कुल ही आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर एक नए बिंदु के साथ, जिसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम।
तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने आपको बात की थी कि हम किसी भी, चाहे वो कोई सा विषय हो, जब हम किसी भी नए टॉपिक को लेते हैं तो सबसे पहले हम उस टॉपिक के शीर्षक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक है आपका, जो शीर्षक है, उसके नाम को जो है बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सर्वनाम की। तो सर्वनाम का जैसे मैंने आपको बताया था कल कि जो प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। शब्द विचार में हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द बनते हैं, आधार पर जो शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। उसमें विकारी में बनने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया। तो हमने देखा कि विकारी मतलब कि विकार अर्थात जिसमें परिवर्तन हो सकता हो, लिंग वचन कारक काल के अनुसार जहां परिवर्तन होने की संभावना हो, वो जो शब्द है या परिवर्तन होता है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रहते हैं। यहां पर हमने संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारा बिंदु सर्वनाम अर्थात ये। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम विकारी शब्द है, विकारी शब्द। ओके, इसमें जो है हमेशा तब्दीली है। सर्वनाम विकारी शब्द है अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द रहता है, एक विकारी शब्द रहता है, एक विकारी शब्द है। सबसे पहले तो ये बात होगी कि ये विकारी शब्द है। उसके बाद सेकंड इसकी बात ये रहती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक सामान्यतः भाषा है, परिभाषा अपन बात कर रहे हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सभी का नाम। ध्यान रहे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सभी का नाम। क्लियर है? फिर संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने वाले शब्द, दोहराव को रोकने वाले शब्द। एक बेहतरीन तरीके से यहां पर हम सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सबसे पहले सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखें, प्रोनाउन। अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द है। तत्पश्चात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? सभी का नाम। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति या दोहराव को रोकने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये यहां पर इस शीर्षक की एक व्याख्या है कि शीर्षक को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सभी का नाम।
और फिर ये प्रयोग के आधार पर शब्द अर्थात विकारी शब्द के रूप में आपके सामने उपस्थित होता है। ठीक है मित्रों, अर्थात पुनरावृत्ति दोहरा जो बार बार संज्ञा शब्द आते हैं उनको रोकने के लिए इससे क्या होगा कि इस प्रकार के शब्द जब बार बार आएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं एक दोष जो है उत्पन्न होता है, उसको मिटाने का प्रयास करते हैं सर्वनाम। ठीक है मित्रों, तो देख लें एक बार आप, फिर चलते हैं आगे। आशा है मित्रों यहां पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहां पर इस सर्वनाम का हमने जो आपके सामने मैंने बताने का प्रयास किया वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे अपन सर्वनाम। तो जैसा कि हम यहां पे समझ चुके हैं कि किस तरीके से सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, यहां पर हम जो आमतौर पर जो परिभाषाएं हैं उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सभी का नाम, सभी का नाम। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति। अब देखिए भाषा में क्या होगी कि संक्षिप्तता बनाए रखना, मतलब कि ज्यादा विस्तृत न हो। कोई बात, कोई शब्द अगर संक्षिप्तता में ही उचित तरीके से आप तक पहुंच जाता है तो इसमें हानि ही क्या है भला, हम क्यों इसको इतना विस्तृत करें। तो संक्षिप्तता को बनाए रखना, भाषा की संक्षिप्तता को बनाए रखना अर्थात सुंदरता को भी बनाए रखना। ध्यान रखना, सर्वनाम का प्रयोग सुंदरता के लिए भी जो है उपयोग होता है। यहां पर जो है भाषा की सुंदरता भी जो है बनी रहती है। सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मीन्स बार बार, बार बार जब किसी की आवृत्ति होती है उसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। मतलब कि आपको बताओ तो एक पुनरुक्ति अलंकार भी होता है, ठीक है ना। तो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अपने आप में सर्वनाम होता है। ये एक सामान्यता, एक आम परिभाषा है इसकी, जिसको अपन बेहतरीन तरीके से सर्वनाम को यहां पर क्लियर कर सकते हैं। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसा कि हम आगे समझ ही चुके हैं इसको। जैसे अब देखिए, सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब देखिए, जैसा कि यहां पर इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हम समझ सकते हैं इसको कि अगर हम सर्वनाम का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या स्थिति बनती है कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब यहां पर देखिए, इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इस सर्वनाम का उपयोग किया गया है कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार। यदि मैं यहां पर फिर से सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक दोहराव, एक जो आवृत्ति जो है वो आती और कहीं ना कहीं एक दोष जो है, बार बार पुनरुक्ति दोष जो है यहां पर झलकता। इस दोष को खत्म करने के लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। आगे एक और सामान्यता भाषा इसकी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सीधी सी बात है, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप आदि। तो यहां पर हमने समझने का प्रयास किया। अर्थात और सर्वनाम को हम डिटेल से समझें तो सर्वनाम, सर्व मतलब कि सबका, और नाम मीन्स नाम, सबका नाम। जो सभी का नाम हो सकता है वो क्या है? सर्वनाम, प्रोनाउन। ओके, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं सर्वनाम को और बेहतर तरीके से समझने की कि किस तरीके से अब संज्ञा को समझा और सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में ऐसा क्या मौलिक भेद है। मौलिक भेद को जानेंगे वाकई में कि संज्ञा और सर्वनाम में भेद क्या है आखिर, ठीक है ना। तो यहां देखिए, संज्ञा और सर्वनाम में
मौलिक भेद। तो ध्यान रहे, सबसे पहले तो कि संज्ञा तो सबका नाम है, अर्थात संज्ञा की बात क्या होती है कि संज्ञा सभी पदार्थ के नाम का बोध कराती है, बोध कराती है। सभी प्रकार के, सभी पदार्थ के नाम का बोध कराती है। मतलब कि संज्ञा का रोल यह है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, अवस्था हो, दोष हो, गुण हो, उन सभी के नाम का आपको बोध कराती है। वो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। सीधी सी बात है, पदार्थ के नाम का बोध कराती है। हमने संज्ञा में क्या क्या पढ़ा, देखिए आपको बताओ तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, इन सारी चीजों का बोध हमें संज्ञा के बाद से होता है। इसे हम संज्ञा कहते हैं। कहने का मेरा मीन्स ये कि संज्ञा यहां तक की लिमिट है उसकी, इसका क्राइटेरिया यहां तक ही है, उसकी सीमा रेखा यहां पर ही बनती है कि संज्ञा क्या करेगी, सभी की ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु उन सबका नाम आपको बता देगी, उन नामों का बोध आपको करा देगी, ये संज्ञा का नाम। पर सर्वनाम क्या क्या है? तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम क्या करेगी कि आपको पूर्व पर शब्द, पूर्व पर शब्द संसार में पूर्व पर शब्द संसार में स्थित, संसार में उपस्थित पूर्व पर संबंध, उपस्थित पूर्व पर संसार में उपस्थित सभी प्रकार के पदार्थ के साथ, पदार्थ को बोध कराती है। पूर्व पर संबंध, पूर्व पर संबंध संसार में उपस्थित सभी प्रकार के पदार्थों का बोध कराती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी संबंध बने हैं आपके, जो भी जितने भी प्रकार के पूर्व पर संबंध है, उस संसार में उपस्थित जितने भी प्रकार के पदार्थ है, उन सभी का वो बोध कराएगी। ये एक मतलब कि इसका क्या है कि ये संज्ञा जो है यहां तक उपस्थित रहती है, लेकिन यहां पर जितने भी संबंध है उन सभी संबंधों को भी अपने आप में बताती है। तो ये एक मौलिक भेद निकलकर यहां पर सामने आता है कि किस तरीके से पूर्व पर संबंध में जितने भी संसार के जगत में जो जो चीजें हैं उनके साथ में और संज्ञा के साथ में, इन दोनों के मौलिक भेद में यहां पर आप लोग बताने का यह प्रयास करता है कि संज्ञा किस तरीके से एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन यहां पर जितने भी संबंध संसार में बनते हैं उन सभी संसारों को, सभी संसार के संबंध में जो जो पदार्थ है उन सभी के साथ संबंध भी जो है यहां पर सर्वनाम बता सकती है। ये उसका क्राइटेरिया यहां पर रहता है। तो इस तरीके से एक मौलिक भेद निकलकर सामने आता है संज्ञा में और सर्वनाम में। ठीक है मित्रों, इसको देख लिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर सर्वनाम के बारे में बताया कि सर्वनाम की भाषा होगी, तत्पश्चात हम बात करते हैं अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेदों की यहां पर बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद किस टाइप से वर्क करते हैं। तो ध्यान रहे सर्वप्रथम कि जो सर्वनाम है सबका नाम, ये टोटल आपके 11 प्रकार के सर्वनाम बनते हैं। मैं,
तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो और सो। ये टोटल आपके 11 सर्वनाम जो है निकलकर सामने आते हैं। मूल सर्वनाम जो है आपके 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये टोटल आपके 11 जो है सर्वनाम निकल कर सामने आते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग इसके मुख्य जितने भी टाइप्स के भेद है उन सभी भेदों में अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, सर्वनाम के भेद में सबसे पहले हम परिचय करेंगे सर्वनामों के भेदों का कि किस प्रकार से कौन सा सर्वनाम जो है वो कार्य करता है। वैसे मूल जो आपके रहेंगे वो यही रहेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर अपन एक एक सर्वनाम के जो प्रकार है, जो मुख्य है, जो मेन प्रकार है, उन प्रकारों का किस तरीके से कार्य होगा उसको व्याख्यात्मक तरीके से यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। अब देखिए, उत्तम पुरुष किस तरीके से कार्य करेगा, तो ध्यान रहे उत्तम पुरुष में जो बात कर रहा है, इस पुरुष की बात करते हैं कि पुरुष है क्या, पुरुष है क्या। तो पुरुष वो होता है, उत्तम पुरुष मीन्स जो बात कर रहा है। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए मीन्स फर्स्ट पर्सन में मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। फिर थर्ड है अन्य, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों ही पुरुष निकलकर सामने आते हैं, जिसमें एक से तो बात जो बात कर रहा है वो, नेक्स्ट टाइम जिससे बात की जाए और जिसके बारे में बात की जाएगी, तीनों ही निकलकर सामने आते हैं। ध्यान रहे मित्रों कि उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में जो मूल सर्वनाम है उत्तम पुरुष के, वो रहेंगे आपके मैं और हम। मैं और हम, मैं जो रहेगा वो आपके एक वचन में रहेगा और जो हम रहेगा, वो बहुवचन में रहेगा। उसी तरीके से मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या रहेगा कि तू, तुम। अब ये हालांकि तू किसी को कहना शायद शिष्टता का एक जो है वो प्रश्न उठता है, यहां पर तू कहना बेहतर शब्द नहीं माना जाता है, और तुम भी कहीं ना कहीं। तो यहां पर जो एक निकल के शब्द सामने आता है वो आता है आप। क्या आता है? आप शब्द जो है वो एक आदर भाव को सूचित करता है। किसको? आदर भाव को सूचित करता है। तो मध्यम पुरुष में जितने भी आप देखें कि जहां पर आदर भाव से रिलेटेड अगर आपका संबोधन हो रहा है, आप वहां पर उपस्थित है, तो वो मध्यम पुरुष का रहेगा। किस केस में? जब आदर के दृष्टिकोण से आपका प्रयोग किया गया हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति बहुत जगह रहेगी। आपकी स्थिति निजवाचक सर्वनाम में भी रहेगी, आपकी स्थिति मध्यम पुरुष में भी रहेगी, अर्थात आपकी स्थिति अन्य में भी रहेगी। ये तीनों स्थितियां मैं आपकी क्लियर करूंगा कि आपका किस तरीके से जो है वो प्रयोग किया जाता है और किस किस जगह पे कैसी कैसी कंडीशन में कौन सा पुरुष जो है कार्य करेगा या कौन सा सर्वनाम कार्य करेगा। ठीक है मित्रों, तो यहां पर मध्यम पुरुष रहेगा। और उसी तरह से अपन बात करें हैं अन्य की, तो अन्य पुरुष में ही यह, ये, वे, इस तरीके से वो कार्य करेगा। ठीक है, वापस आते हैं पेज पर।
तो अब अन्य पुरुष में बात करें अपन, तो अन्य पुरुष में देखिए, अन्य पुरुष में अन्य पुरुष के जो मुख्य रहेंगे, यह, वह, वे, ये, इस तरीके से ये जो है इस अन्य पुरुष में जो है यह मूल इसके सर्वनाम रहेंगे, यह, वह, ये, वे, ये। ओके, फिर आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। और एक रहेगा वो। इस तरीके से देखते हैं, यह, वह, वे, ये, वो, ठीक है ना। तो ये अन्य में रहेंगे। इस तरह से हम बात करें तो तीनों के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहां पर क्लियर होते हैं। फिर अपन बात करते हैं निश्चितता में, निश्चयवाचक, मतलब कि आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से, बेहतर तरीके से अपन बात करें कि निश्चितता, निश्चित हो कि यहां पर यही चीज है, वही चीज है, इस तरीके से बात हो सकती है। अब देखो यहां पर जैसे मैंने बात की अन्य पुरुष में, तो यह जो है वो समीपता के लिए प्रयोग होगा और वह जो है वो दूरी के लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना। ये अन्य पुरुष के मूल सर्वनाम रहेंगे। अब निश्चितता में भी ये सेम ही रहेंगे। मैंने यहां पर मेरे लिखने का रीजन ये था कि अन्य पुरुष के जो मूल सर्वनाम है वो और निश्चयवाचक के दोनों ही सेम ही रहेंगे। तो यहां पर भी यह, वह, ये, वे और वो। एक चीज और कि अन्य पुरुष के जो ये सर्वनाम है ये हमेशा जो है प्राणी विशेष के लिए रहते हैं। किसके लिए? प्राणी विशेष के लिए। और यहां निश्चयवाचक के जो सर्वनाम होंगे वो रहेंगे वस्तु और स्थान के लिए। अगर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भी मूल सर्वनाम है वो और निश्चयवाचक सर्वनाम के भी जो सर्वनाम है वो सेम है, तो इसमें एक कंडीशन यही है कि आपको जो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे होंगे वो वस्तु और स्थान के लिए विशेष होंगे, और जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम है वो होंगे प्राणी विशेष के लिए मुख्यतः। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब फिर आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि निश्चितता नहीं होना। तो यहां पर देखिए अनिश्चय मतलब कि इसके जो सर्वनाम होंगे वो आगे आपके कोई और कुछ, कोई और कुछ। यहां पर अपन इसको देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, वैसे हम इन सारे सर्वनामों के भेदों को एक बार अच्छे से डिटेल से और पढ़ेंगे। एक बार मैं सिर्फ इन सारे ही सर्वनामों के एक साथ में आपको रिव्यूज बता रहा हूं, क्या क्या टॉपिक्स है और इसके किस किस प्रकार से ये कार्य करता है, ताकि डिटेल से समझ में आ जाए। उसके बाद एक एक करके वापस इसको अपन लेंगे, एक एक करके वापस इसको डिटेल से समझने का प्रयास भी करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ, ये इसके मुख्यतः सर्वनाम रहते हैं। अब ध्यान रहे कोई जो है, कोई सिर्फ सजीव के लिए होगा। किसके लिए होगा? सो दरवाजे पे कोई खड़ा है, मीन्स कोई ना कोई वहां पे ऐसा व्यक्ति है जो वहां से जा सकता है, इसमें जीव है। तो यहां पर जो सजीव शब्दों के लिए, सजीव है उनके लिए जो शब्द रहेगा, सर्वनाम रहेगा, वो रहेगा कोई, ठीक है ना, जो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर बताएगा। किसमें अंदर बताएगा? निश्चयवाचक। सॉरी, अनिश्चयवाचक लिखना था यहां पर, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ। तो कोई जो होगा वो सजीव के लिए होगा, और कुछ जो है, और कुछ जो होगा वो हमेशा ध्यान रखिए कि कीड़े मकोड़े हैं, दाल में कुछ पड़ा है, चावल में कुछ है, मीन्स कोई ना कोई निर्जीव चीज ही हो सकती है, उसमें
उसमें जो है अपन कोई शब्द का कोई प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दाल में कुछ पड़ा है, कोई पड़ा है, तो मीन्स तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। तो वो सजीव के लिए वर्ड होगा और कुछ जो है वो कीड़े मकोड़े के लिए रहेगा। ये अनिश्चितता का जो है वो द्योतक रहेगा। ओके, इस तरीके से इसको अपन दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। यहां पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा है, उसके पश्चात हमने अब बात कर रहे हैं अपन संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो, जिसका, जिसकी आदि। इस तरीके से जो है अपन कह सकते हैं कि जहां पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए, दो वाक्य को जोड़ना या दो उपवाक्यों को जोड़ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि वो मेहनत की तो उसने सफल हुआ, सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब दो वाक्यों या उपवाक्यों को अपन आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से अपने देखा यहां पर कि किस तरीके से, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, ये उत्तम पुरुष के मूल सर्वनाम मैंने आपको बताया यहां पर। ठीक है, फिर एक बार फिर चलते हैं आगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आता है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए कि किस तरीके से अपन बात करते हैं कि कौन, क्या। अब जो है सबसे पहले तो कौन है, तो कौन तो आ जाएगा सजीव के लिए, और क्या जो है निर्जीव है या अमूर्त है या कोई विचार है। इन इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी कौन है, तो कौन का मतलब कोई ना कोई सजीव होगा। तो ये सजीव जो है व्यक्तियों के लिए, जो सजीव है उसके लिए कौन का प्रयोग होगा, और क्या में कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई अमूर्त हो। अमूर्त मतलब कि भाव है वगैरह है, इस टाइप की बातें अपन जिसे अपन छू नहीं सकते, जैसे मैंने आपको कल क्लियर करके बताया था। या फिर किसी विचार के लिए अपन क्या का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, अब आता है आपके लास्ट में निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा? सीधी सी बात है कि जहां पर यू न होकर सेल्फ, यदि हम सेल्फ की बातें करें, खुद की, जहां पर मेरे खुद की जो है निजता है, निज है, स्वयं है, मैं खुद, इस तरह की जहां पे बातें आए, जहां पे खुद की बात करें, सेल्फ से लेकर बात करें, वो जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए रहेगा। निजवाचक में आप सर्वनाम रहेगा और आपसे ही अपन बातें करेंगे। अब इस आपका दृष्टिकोण में अलग अलग रहता है, उसको अपन देखने का प्रयास करते हैं। एक बार आप इनको देख लें, सर्वप्रथम इसको देख लें अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। एक बार स्लाइड्स को देख लें आप। नेक्स्ट को भी देख लें।
अब चलते हैं हम इसके जो मुख्य तीनों भेद है उसके, और एक बार हमने परिचय किया कि सर्वनाम के जो 6 भेद है उन भेदों का यहां पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में अपन ने यहां पर बात की, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और संबंधवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम है। इन सभी के मुख्य बातों को लेकर अपन ने इसको समझने का प्रयास किया। फिर हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की और देखो, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा इसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उत्तम पुरुष और ये जो पुरुष है, इसमें कोई भी जो है प्रयोग किसी पुरुष स्त्री के लिए होता है, बोलने वाला और सुनने वाला, बोलेगा और सुननेगा, और किसी अन्य, इन तीनों को मिलाकर 3 प्रकार के पुरुष जो है यहां पर बनकर सामने आते हैं। तीनों पुरुषों का बोध कराया जाए, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पुरुष है क्या, तो बोलने वाला, सुनने वाला, या किसी के बारे में जो बात की जा रही है वो, ये तीनों ही प्रकार के पुरुषों को मिलाकर हम पुरुषवाचक सर्वनाम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहला भेद, अब देखिए इसके प्रकार मैं, तुम, वह, यह, ठीक है ना, ये सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब इसके 3 भेद है। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे। मैंने आपको बताया था ना कि जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, या फिर जो लिख रहा है, या तो बोल रहा है वक्ता, तो ध्यान रहे कि उत्तम पुरुष में हमेशा वक्ता जो बोलता है और जो लेखक है वो रहेगा। लिखने वाला भी हमेशा उत्तम पुरुष में ही रहेगा, जो लेखक होगा, जो लिख रहा है, और जो वक्ता है, बोल रहा है, वो दोनों ये किसमें आएंगे, उत्तम पुरुष में। ठीक है ना, इस चीज को विशेष ख्याल रखना है। और मध्यम पुरुष में पाठक हो और श्रोता हो। लेखक ने लिखा और पाठक ने पढ़ा, वक्ता ने बोला और श्रोता ने सुना, तो ये पाठक और श्रोता जो है मध्यम पुरुष रहेंगे, और वक्ता और लेखक जो है वो उत्तम पुरुष रहेंगे। इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। प्लस एक चीज और ध्यान रखें कि ये दोनों जो है, इस दोनों में, ये दोनों हमेशा ध्यान रखें कि ये प्रधान पुरुष रहते हैं। पुरुषवाचक में ये दोनों प्रधान पुरुष है। किसमें, उत्तम, इन दोनों में, इन तीनों में जो है ये प्रधान रहेंगे पुरुष, वो ये दोनों है, उत्तर पुरुष और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष हमेशा गौण रहता है। कैसा रहता है, गौण रहता है। ये चीज भी आप ध्यान रखें। उत्तम पुरुष में वक्ता और लेखक दोनों का सही जाएगा, और मध्यम पुरुष में पाठक और श्रोता बन जाएंगे। लेखक ने लिखा, पाठक ने पढ़ा, वक्ता ने बोला, श्रोता ने सुना, अर्थात उत्तम पुरुष वक्ता और लेखक, मध्यम पुरुष पाठक और श्रोता। ओके, फिर ये दोनों ही प्रधान पुरुष माने जाते हैं, और अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष को गौण माना जाता है। ओके, क्लियर है। फिर देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, जैसे मैं, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, मुझको, मुझको आदि, ये जो सारी चीजें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के मान में आएगी। क्लियर है, तो देख लें इसको, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, मध्य पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में देखो क्या हुआ कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा सुनने वालों के लिए, जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके, ये सारी चीजें जो है किसमें आएगी, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में रहेगी। क्लियर है। पहले ही हम कर चुके हैं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अपने आप में प्रधान पुरुष रहते हैं, अर्थात वक्ता और लेखक, वक्ता और लेखक किसमें आएंगे, उत्तम पुरुष में, और पाठक और श्रोता जो है वो किसमें आएंगे, मध्यम पुरुष में। ध्यान रखना, पाठक और श्रोता किसमें रहेंगे, मध्यम पुरुष में। फिर आता है आपके अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक सबसे पहले गौण है। ओके, फिर जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त, मतलब कि न तो वक्ता है,
न श्रोता है, न पाठक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह वे दोनों ही उपस्थित नहीं है, दोनों प्रकार के यहाँ पे पुरुष नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई तीसरा ही है, तो वहां पर उसका, उसकी, उसके, यह, वे, इसका, इसके आदि, ये जो है अन्य पुरुषवाचक में जाएंगे। क्लियर है मित्रों? तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो आपके पुरुष है, तीनों ही प्रकार के पुरुष क्लियर होते हैं। और एक बार आपके सभी प्रकार के सर्वनाम के जो 6 भेद है, उन 6 भेदों का भी अपने यहां पर परिचय किया, और अभी अपन एक एक करके इनके सभी सर्वनामों के उदाहरणों के साथ इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अंतिम में आपके निजवाचक सर्वनाम, जहां कर्ता के लिए अपना, अपने, जहां कर्ता के लिए, जहां कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, जहां सेल्फ बात हो, सेल्फ की बात हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप शब्द जो है, आप मध्यम पुरुष में भी रहेगा, आप यहां पर निजवाचक सर्वनाम में भी रहेगा, और आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी रहेगा। इस कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर देते हैं। आपको, किसको? आप सर्वनाम को। तो आप सर्वनाम यहां पर देखिए किस तरीके से कार्य कर रहा है, अलग अलग तरीके से। यदि सबसे पहले निजवाचक की बात करें, तो निजवाचक में जब सेल्फ बात होगी तब यह आप रहेगा। क्लियर है? फिर आती है मध्यम पुरुष की बात, तो मध्यम पुरुष का जो आप रहेगा वो आपके ध्यान रहे कि आदर भाव के लिए रहेगा। किसके लिए? आदर भाव के। यदि सेंटेंस में आदर भाव को लेकर आप आता है तो वो वहां पर मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल रहेगा। आपको वहां पे अगर आदर सूचक बात है तो आपका प्रयोग यदि हो रहा है तो वो मध्यम पुरुष सर्वनाम का एग्जाम्पल रहेगा। आपको इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। और यदि अन्य पुरुष में है तो अन्य पुरुष में जो आप आएगा वो परिचय के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? परिचय के लिए। यदि किसी को परिचय देंगे कि भाई हमारे स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के थे, कहीं पर अपन परिचय देते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद ने इस तरह से समाज सुधारक बनकर देश में बहुत अधिक सुधार किए, जिनमें देश की रूढ़ियों को जो इस प्रकार से किया, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाह रहे हैं कि अपन किसी का परिचय दे रहे हैं, कहीं पर भी परिचय का भाव जहां पे उत्पन्न होगा वहां पर जो है अन्य पुरुष सर्वनाम जो है कार्य करेगा। तो ये तीनों ही स्थितियां हैं आपकी। निजवाचक सर्वनाम में किस तरीके से रहेगा? तो ये सेल्फ की बातें आएगी, जहां पे खुद की बात रहेगी। ओके। फिर मध्यम पुरुष में आदर भाव रहेगा और अन्य पुरुष में आप परिचय के तौर पर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से मित्रों यहां पर आज हमने सर्वप्रथम जो संज्ञा चैप्टर अपने इससे पहले पढ़ा है, उस चैप्टर से रिलेटेड बात में जो भी जिस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं, उन जैसे विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है, सर्वनाम से भाववाचक बनने वाला शब्द है, उन किसी विशेष शब्दों का यहां पर अपन ने देखने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने बात की सर्वनाम को लेकर, सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को लेकर, और सर्वनाम के तमाम और भी जितने भी भेद है उन सभी भेदों की एक बारीकी तरीके से उनका इंट्रोडक्शन लिया, परिचय लिया, और तत्पश्चात एक मुख्य यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम को भी एक्सप्लेन किया और निजवाचक सर्वनाम को भी यहां पर अपन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार मित्रों जो शेष आपके सर्वनाम है वो अगली कक्षा में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और आज के लिए नमस्ते, नमस्कार। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते, नमस्कार।